हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारा ये अगला लेक्चर है ऑन इकोनॉमिक्स, क्लास 11 कॉमर्स का। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 शुरुआत किया था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन तक पढ़ा था, यस और नो। आज हम शुरू करेंगे विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम क्या शुरू करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसके फीचर्स करेंगे, राइट। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट की इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने शुरुआत जब की थी इस चैप्टर की, या मैक्रो एंड माइक्रो के बारे में मैंने कहा था, तो मैंने कहा था माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। तो अगर मैं पूरे इकोनॉमी में से एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहा हूं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैं अगर पूरे इकोनॉमी को लमसम यानी कि इकट्ठा करके पढ़ रहा हूं तो दैट बिकेम मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो हमने एग्जांपल में भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं पूरे फॉरेस्ट को पढ़ रहा हूं, पूरे फॉरेस्ट को ऊपर हेलीकॉप्टर से जा रहा हूं, पूरे फॉरेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बट मैं फॉरेस्ट के अंदर उतर के एक पेड़ का पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब पूरे फॉरेस्ट में से आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट अ ट्री, देन दैट बिकेम माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो मैक्रो मीन्स टू स्टडिंग द होल इकोनॉमी इन वंस, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमी में से एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकाल के पढ़ना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो आज हमें मैक्रो इकोनॉमिक के कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, राइट। तो स्टार्टिंग विथ वो क्या कह रहे हैं? मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। मैक्रो मीन्स लार्ज, राइट, पूरा फॉरेस्ट, लार्ज फॉरेस्ट। या एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स व्हाट? टोटल, इन टोटल, सम ऑफ ऑल, राइट। तो फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ है सबको मैं एक साथ पढ़ रहा हूं। या फॉरेस्ट के अंदर नदी भी बह रही है, वो भी मेरे इकोनॉमिक्स के स्टडी में आएगा। सो फॉरेस्ट के अंदर जितना भी है, दैट एवरीथिंग, उन सब की टोटल, उन सब का एग्रीगेट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो वही वो कह रहे हैं, मैक्रो मीन्स लार्ज और aggregate or total. Macroeconomics is therefore the study of aggregates covering the entire economy, such as total employment, national income, national output, total investment, total saving, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level, etc. राइट। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इकोनॉमिक्स में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल रहे हैं। लाइक आई एम ओनली स्टडिंग प्राइसेस ऑफ ओनियन, कि ओनियन की प्राइस क्यों बढ़ रही है, कम हो रही है, या ओनियन का डिमांड क्यों बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सो आई एम ओनली स्टडिंग अबाउट ओनियन, देन दैट बिकेम माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं क्या कर रहा हूं? जनरल प्राइस लेवल, मतलब अभी मार्केट में जितने भी कमोडिटीज है सबके प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, राइट। वो प्लस व्हाट इज माय नेशनल इनकम, मतलब इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबका मिला के इस साल का इनकम क्या है। या व्हाट इज द टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट मतलब इस साल या इंडिया में पूरे साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल, टोटल यानी कि एग्रीगेट्स। सो मैं इन सारे एग्रीगेट्स को इकट्ठा करके उसे पढ़ूंगा, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वही वो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स कवर करता है, कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी, जिसमें टोटल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग। यहां पर मैं अकेले की सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल इकोनॉमी में कितना सेविंग्स हुआ। तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी हाउस होल्ड है सबने कितना सेव किया, उन सब की टोटल इज टोटल सेविंग्स। टोटल कंजम्पशन, सबने मिला के कितना कंज्यूम किया गुड्स। एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड। एग्रीगेट मींस इन टोटल, राइट। एंड जनरल प्राइस लेवल, सिर्फ ओनियन की प्राइस नहीं, ओवरऑल प्राइस लेवल, इन सबको मैं इकट्ठा करके पढ़ूंगा, दैट बिकेम माय मैक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग इट? आगे बढ़ते आगे क्या कह रहे हैं वो, तो उन्होंने नीचे कहा है कि केनिथ बोल्डिंग्स डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसने दिया हुआ है? केनिथ बोल्डिंग। हु इज केनिथ बोल्डिंग? तो केनिथ बोल्डिंग इज अगेन एन इकोनॉमिस्ट, राइट। ये उन्होंने अपना डेफिनेशन पुट फोर्थ किया है अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू केनिथ बोल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स not with individual quantity as such, it does not deal with individual quantity as such but with the aggregate of this quantity। मैं सिर्फ ओनियन के क्वांटिटी के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ओनियन के साथ साथ मार्केट में अवेलेबल सारी कमोडिटीज की क्वांटिटी को पढ़ रहा हूं, दैट इज मैक्रो। इट डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो वही कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम। अकेले पर्सन का इनकम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं हम, पूरे नेशन का इनकम। तो एक अगर कंट्री
इंडिया है, मान लो उसमें 125 करोड़ या 150 करोड़ हमारा पॉपुलेशन, तो सबने मिला के कितना इनकम कमाया, दैट इज नेशनल इनकम, उसको हम पढ़ाई करेंगे, राइट। सो नॉट इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइजेस बट विथ द जनरल प्राइस लेवल, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ द नेशनल आउटपुट। तो यहां पर हम इंडिविजुअल को नहीं पढ़ रहे, यहां पर हम इन एग्रीगेट्स यानी कि टोटल पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, नेशनल आउटपुट पढ़ रहे हैं, या जनरल प्राइस लेवल पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ ओनियन की प्राइसेस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जनरल प्राइस लेवल मींस ओवरऑल जितनी भी कमोडिटीज अवेलेबल है मार्केट में उन सबको इकट्ठा करके उनकी प्राइसेस पढ़ रहा हूं, इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल आप याद रख सकते हो, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ टोटल, राइट, नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, सबको इकट्ठा करके हम एक साथ पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, पूरे इकोनॉमी में से एक हिस्सा बाहर निकालते हैं उसे पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इज इट क्लियर? चलते हैं आगे ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़ने, जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, यस और नो, वैसे ही हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? पहला कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक का नेशनल इनकम, राइट। अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम पूरे नेशन के इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जो पहला कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का दैट इज नेशनल इनकम। तो वो क्या कह रहे हैं? दिस रिवील्स द टोटल इनकम परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। क्या कह रहे हैं? दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। तो जो नेशनल इनकम है वो पूरे नेशन के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को दर्शाता है, राइट। मैंने पिछले साल 5 लाख कमाए थे, इस साल 6 लाख कमाए, सो आई एम अर्निंग, तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछले साल से मैं ज्यादा कमा रहा हूं। बट व्हाट अबाउट नेशन, कि नेशन का परफॉर्मेंस क्या है? तो हमारे कंट्री में जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, हम सबके अर्निंग को ऐड करेंगे, बन गया मेरा नेशनल इनकम। एंड देन वी कैन से अरे पिछले साल सबने मिला के इतना इतना कमाया था, अब उससे ज्यादा कमाई हो रहे, मींस देयर इज अ ग्रोथ इन नेशनल इनकम, राइट। तो ये कह रहे हैं कि नेशनल इनकम रिवील्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ नेशन, वो कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाता है। मैं अपने सिर्फ इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करूंगा तो वो मेरा अकेले का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बताएगा, वो नेशन का नहीं बताएगा। मैं पिछले साल 5 लाख कमा रहा था, इस साल 6 लाख कमा रहा हूं, तो आई एम इंप्रूविंग, सो माय इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, यस और नो। बट व्हाट अबाउट कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इज इट ग्रोइंग? तो उसके लिए मुझे नेशनल इनकम देखना पड़ेगा, यानी कि जितने भी हाउस होल्ड इस कंट्री में है सबके इनकम की मुझे टोटल करनी पड़ेगी, बन गया मेरा नेशनल इनकम। तो ये वो कह रहे हैं दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन, इट इज रेफर्ड टू एज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, पूरे कंट्री का इनकम, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। इन दिस इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। अब वो क्या कह रहे हैं? इन इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू। ना मैंने कहा कि टोटल इनकम, हमें क्या चाहिए? टोटल इनकम चाहिए या नेशनल इनकम चाहिए? पूरे कंट्री का इनकम चाहिए। अब मैं हर एक के पास जाके तो पूछ नहीं सकता तुमने कितना कमाया, तुमने कितना कमाया। सो इन इकोनॉमिक सेंस हमें अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इस कंट्री में या पूरे नेशन में जो जो आउटपुट आया या जो जो प्रोडक्ट बने हैं, राइट, आइदर प्रोडक्ट बने हैं या सर्विसेज बनी है, उनकी आपको मॉनेटरी वैल्यू लेनी है एंड उसको ऐड करना है, दैट विल बिकम योर नेशनल इनकम। तो वो कह रहे इस पैराग्राफ में, इन द इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी कि टोटल, मॉनेटरी यानी कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ऑल फाइनल गुड्स। आपने मोबाइल खरीदा इज अ फाइनल गुड्स, या आपने टेलीकॉम सर्विस यूज की इज अ फाइनल सर्विसेज। तो इन सारे फाइनल गुड्स के एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को जब आप ऐड करोगे वो बन जाएगा नेशंस इनकम या नेशनल इनकम, राइट। सो वही वो कह रहे हैं एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पैरामीटर, एक ईयर में, एक साल में जितने भी प्रोडक्ट बने कंट्री में, जितनी भी सर्विसेज दी कंट्री ने, तो उन सारी सर्विसेज का एंड प्रोडक्ट्स का मॉनेटरी यानी कि मनी वैल्यू हम जब इकट्ठा करेंगे, एड अप करेंगे, उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे, राइट। अब नेशनल इनकम का एक डेफिनेशन भी दिया है, डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमिटी। देयर इज अ नेशनल इनकम कमिटी है जो ये नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने का काम करती है। उन्होंने नेशनल इनकम का क्या डेफिनेशन दिया है? तो वो कह रहे हैं अ नेशनल estimate measures the volume of commodity and services turned out during a given period counted without duplication। तो वो क्या कह रहे हैं? A national estimate measures the volume, volume यानी कि quantity of a commodity and services turned out मतलब produced during a given period मतलब in a year, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। विदाउट डुप्लीकेशन आप उसे काउंट कर रहे हो, सारी क्वांटिटी या क्वांटिटी का एडिशन कर रहे हो ऑफ आउटपुट
प्रोडक्ट आउटपुट एंड सर्विसेज इन अ ईयर, लेकिन आप उसे डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो। डुप्लीकेट नहीं कर रहे मतलब लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस, यहाँ पर हम उसे नेक्स्ट ईयर भी डिटेल में पढ़ने वाले, अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। लाइक आउटपुट को काउंट कर रहे हैं हम, यानी कि कार को मैंने खरीदा तो कार इज द फाइनल आउटपुट, तो उस कार की कीमत को आपको पकड़ना है। अब उस कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा, उसे नहीं पकड़ना है, आपको आउटपुट की कीमत पकड़नी है, नेशनल इनकम, नॉट द रॉ मटेरियल या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इस कार को प्रोड्यूस करने के लिए लगे। तो अगर मैं कार के टायर जिससे खरीदा वो भी एज आउटपुट पकड़ूंगा तो नहीं चलेगा। तो जो इंटरमीडिएटरी गुड्स है या जो रॉ मटेरियल है या जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको नेशनल इनकम में नहीं पकड़ना है, व्हाट इज द आउटपुट उसे पकड़ना है। तो अगर मैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो जो फ्लैट्स बेच रही है, फ्लैट्स इज देयर आउटपुट, बट फ्लैट बनाने के लिए उन्होंने सैंड खरीदा था, उन्होंने स्टील खरीदा था, सीमेंट खरीदा था, ब्रिक्स खरीदे थे, तो उनको मैं नेशनल इनकम में काउंट नहीं करूंगा। उनको काउंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो यही वो कमेटी कह रही है, नेशनल इनकम कमेटी कह रही है कि नेशनल इनकम इज अ टोटल ऑफ द फाइनल आउटपुट, फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचने के लिए आया, जितने भी मार्केट में बेचे गए आउटपुट एंड इवन सर्विसेज, इन सब का मॉनेटरी वैल्यू अगर मैं एक साल में काउंट करता हूं तो बन जाता है नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? तो ये बन गया हमारे लिए नेशनल इनकम। ये पहला फीचर है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाई? बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ पर हम टोटल नेशनल इनकम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इंडिविजुअल इनकम को नहीं पढ़ेंगे, हम नेशनल इनकम की पढ़ाई करेंगे। इज इट क्लियर? चलते हैं ऑन दूसरा कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सेविंग्स। क्या है सेकंड कंसेप्ट? सेविंग्स। तो वो क्या कह रहे हैं? इट इज द पार्ट ऑफ द इनकम which is set aside to satisfy the future needs by foregoing current consumption. In other words, saving is the part of income which is not spent currently on consumption. तो savings is very simple. लाइक मैं कमा रहा हूँ महीने का 10,000 रुपये, आई एम अर्निंग 10,000 पर मंथ। तो 10,000 जो मैंने कमाए उस 10,000 में से आई एम स्पेंडिंग 8,000 ऑन माई डेली नीड्स। लाइक उससे मैंने फूड ग्रेन खरीदे, उससे मैंने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, जितने भी खर्चे वो मैंने उससे किए, एंड 2,000 रुपये मैंने साइड में रखे फॉर माई फ्यूचर नीड्स, राइट, कि फ्यूचर में मुझे और खर्चे कुछ आ सकता है तो उसके लिए मैं 2,000 साइड में रख रहा हूँ। या उल्टा मैंने 10,000 कमाया, उसमें से 8,000 खर्च किया एंड 2,000 रुपये मैंने सेव किए, राइट। तो दैट 2,000 इज नथिंग बट सेविंग्स। तो वही वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम जो मैंने कमाया, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज सेट असाइड, राइट, satisfy the future needs by foregoing current consumption। मैं वो 2,000 करंट कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे फ्यूचर कंजम्पशन के लिए साइड में रख रहा हूँ, दैट इज माई सेविंग्स। या दूसरा उन्होंने क्या कहा कि सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम जो मैंने कमाया, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम जो मैंने कमाया उसमें से मैंने कुछ साइड में रखा, दैट इज सेविंग्स। तो वही है, इन अदर वर्ड सेविंग्स इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट, जिसे मैंने खर्च नहीं किया एंड साइड में रखा, जिसे मैंने करंट कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया एंड साइड में रखा, दैट इज सेविंग्स, राइट। तो ये काफी सिंपल है सेविंग्स का मतलब, यस और नो। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेविंग्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अगेन मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल इंडिविजुअल का दिया, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम नेशंस की सेविंग्स के बारे में बात करेंगे कि जितने भी हाउस होल्ड्स है इस कंट्री में, नेशन में, उन्होंने कितना पैसा कंजम्पशन के लिए खर्च किया उसे माइनस करो, उनका इनकम माइनस कंजम्पशन का खर्चा, जो बची हुई अमाउंट है, दैट इज नेशंस सेविंग्स। इज इट क्लियर? तो ये दूसरा कंसेप्ट था सेविंग्स। चलते हैं तीसरे कंसेप्ट पर, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट्स? तो पहले पढ़ते हैं उन्होंने क्या कहा इन्वेस्टमेंट्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो वो कह रहे इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, राइट। अभी हमने सेविंग का कंसेप्ट पढ़ा सेकंड कंसेप्ट में कि सेविंग्स यानी कि इससे मैंने जो पैसे कमाए उसमें से मैंने कुछ खर्च किए एंड कुछ मैंने सेव किए, सेविंग्स मैंने साइड में रखे। अब मैंने साइड में रखे मतलब क्या किया, तो मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट किया, या मैंने उससे शेयर्स खरीदे, या मैंने उससे म्यूचुअल फंड खरीदे, यस और नो। अब अगर मैं शेयर्स खरीदता हूं तो आई एम गिविंग इट टू सम कंपनी कि मेरा पैसा ले लो, मुझे शेयर्स दे दो, यस और नो। या मैंने बैंक में रखे तो बैंक इन पैसों का क्या करेगी, बैंक उन्हें नीडी पर्सन को एज ए लोन देगी, राइट। तो वो जिसे लोन देंगे उस लोन से वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, एसेट क्रिएट करेंगे। लाइक किसी को आपने गाड़ी खरीदने के लिए लोन दिया, किसी को आपने घर खरीदने के लिए लोन दिया, या बिजनेसमैन को आपने मशीन खरीदने के लिए लोन दिया, यस और नो। सो नथिंग बट द सेविंग्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम और द अदर एसेट्स, राइट। तो सेविंग्स को एसेट्स में कन्वर्ट करना इज इन्वेस्टमेंट। मैंने 2,000 रुपए बचाया, मैंने बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया है, बैंक ऑफ इंडिया में मेरे जैसे और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो सेविंग कर रहे हैं, टोटल सेविंग्स है उनका, यस और नो। तो बैंक ऑफ इंडिया में टोटल जितना पैसा सेविंग्स में जमा हुआ, बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, इनमें से कुछ पैसा उठाएगी एंड जरूरतमंदों को एज अ कर्जा देगी,
उस कर्जे की रकम में से, उस लोन की रकम में से वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एसेट खरीदेंगे। दे विल बाय हाउस, दे विल बाय मोबाइल फोन, दे विल बाय कार, दे विल बाय ट्रक, दे विल बाय मशीनरीज और दे विल बाय शॉप, फैक्ट्री, कुछ ना कुछ तो वो एसेट्स क्रिएट करेंगे। तो सेविंग्स को जब हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उससे लोगों को देती है, लोग उससे क्या करते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं। तो उन्हीं एसेट्स क्रिएशन को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। गेटिंग इट? सो सेविंग्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। मैंने जो बचाया वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में जरूर कन्वर्ट होगा। तो वही वो कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ये क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट के बाद चलते हैं चौथा कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज ट्रेड साइकिल्स। राइट नाउ ट्रेड साइकिल्स इज नथिंग बट, नॉर्मल ट्रेड साइकिल क्या होती है कि मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ। राइट, व्हेन दिस ट्रेड साइकिल गोज ऑन इंक्रीजिंग मतलब क्या कि सेल्स वॉल्यूम आर गोइंग अप। राइट, पिछले साल मैंने 10 लाख रुपए के गुड्स बेचे थे, इस साल मैंने 15 लाख रुपए के गुड्स बेचे, अगले साल मैंने 18 लाख के गुड्स बेचे। सो देयर इज इंक्रीज इन माय सेल्स, देयर इज इंक्रीज इन माय ट्रेड। राइट, बट उल्टा भी हो सकता है, पिछले साल मैंने 15 लाख के गुड्स बेचे थे, इस साल 12 लाख के बेचे। राइट, फिर मैं अगले साल गया 10 लाख के, तो व्हाट इज हैपनिंग, माय सेल्स आर डिक्रीजिंग। सो द ट्रेड साइकिल इज गोइंग इन रिवर्स। राइट, तो ट्रेड साइकिल बेसिकली दो होते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर से। एक जिसमें आपका सेल्स वॉल्यूम या ट्रेड वॉल्यूम इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड दूसरा जिसमें आपका ट्रेड वॉल्यूम इज गोइंग डाउन। राइट, जहां पर ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं, एंड जहां पर ट्रेड वॉल्यूम घट रहा है उसे डिप्रेशन कहते हैं। राइट, होता क्या है, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द सेल्स आर गोइंग अप, महंगाई बढ़ती है। क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, इसलिए उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ डिप्रेशन कि सेल्स कम हो रहे, ट्रेड साइकिल आर गोइंग नेगेटिव, तो क्या होती है, जनरल प्राइस लेवल्स कीप्स ऑन ड्रॉपिंग, क्योंकि क्या सेलर है वो क्या करेगा, अच्छा सेल्स कम हो रहे प्राइस कम करो, सेल्स कम हो रहे प्राइस कम करो, सो जनरल प्राइस लेवल नीचे आएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। तो डिटेल में पढ़ते हैं ट्रेड साइकिल्स को। तो वो क्या कह रहे हैं, ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस फ्लक्चुएशन, दे आर अप्स एंड डाउन्स, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अप्स एंड डाउन्स मींस फ्लक्चुएशन कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन रिस्पेक्टिवली। राइट, तो जो मैंने अभी कहा ट्रेड साइकिल्स दो है, इन्फ्लेशन जहां पर क्या हो रहा है कि प्राइसेस बढ़ रही है, डिप्रेशन जहां पर प्राइसेस घट रही है। तो इन्फ्लेशन इट इज अ कंटिन्यूअस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। एंड डिप्रेशन उसका उल्टा, जहां पर प्राइसेस ऑफ कमोडिटी आर गोइंग डाउन, इट इज अ कंटिन्यूअस फॉल इन ओवरऑल प्राइस एंड लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल। राइट, तो वो क्या कह रहे हैं, इन इन्फ्लेशन प्राइस लेवल्स आर गोइंग अप, जनरल प्राइस लेवल्स, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई, तो महंगाई ऊपर जा रही है या महंगाई बढ़ रही है, इज वन ऑफ द ट्रेड साइकिल। एंड दूसरा डिप्रेशन, जहां पर कमोडिटीज की प्राइसेस आर गोइंग डाउन, प्राइसेस कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमने ट्रेड साइकिल्स के बारे में कि बिजनेस फ्लक्चुएशंस, यस और नो। अगर हम इन एंड अराउंड देखेंगे कि आप बोल रहे हैं अरे प्याज कल 100 रुपए किलो थे, आज 120 रुपए किलो हो रहे हैं, इन्फ्लेशन। राइट, या आप दूसरा, अरे कल प्याज 100 रुपए किलो था, आज 40 रुपए किलो मिल रहा है, इज डिप्रेशन। प्राइसेस लेवल आर गोइंग डाउन, इज डिप्रेशन। राइट, बट यहाँ पर इन नेशनल इनकम हम सिर्फ ओनियन की प्राइसेस के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं। इन एंड ऑल सारी कमोडिटीज मिलके प्राइसेस बढ़ रही है, इज इन्फ्लेशन। सारी कमोडिटीज मिलके प्राइसेस घट रही है, इज डिप्रेशन। इज इट क्लियर? तो ये वो हमारा चौथा कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, या नथिंग बट ये क्या था, ट्रेड साइकिल्स। अब चलते हैं ऑन द पांचवा कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। राइट, economic growth means what? So let's understand the term economic growth has a quantitative dimension. Underline that the term economic growth has a quantitative dimensions. In simple word, economic growth means an increase in the real national income of the country over a longer period of time. Right? So economic growth मतलब जो national income है, national income अभी हमने पहला concept पढ़ा था कि पूरे nation का, country का income, yes or no? उस national income को या nation's income को हम कैसे calculate करते हैं? By adding up total sum of all the outputs of goods and services, उनकी monetary value को ऐड करोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली ये नेशनल इनकम में इंक्रीज दिख रहे हो कि से फॉर एग्जांपल 2008 में नेशनल इनकम था से 100, 2009 में इट बिकेम 108, 2010 में इट बिकेम 112, 2009 में इट बिकेम 120, 2012 में वो और बढ़ गया। तो देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये दिखाता है देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, सर नो।
पिछले साल में 10,000 कमा रहा था, इस साल में 12,000 कमा रहा हूँ, अगले साल मुझे ऑफर मिली कि 15,000 आपकी सैलरी होगी, सो देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। मेरी पर्सनल इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बट यहाँ पर हम नेशंस की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो व्हेन द नेशंस इकोनॉमी ग्रो इन क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, या जो आउटपुट है उसकी मनी वैल्यू कंपेयर टू लास्ट ईयर, दिस ईयर इट हैज इंक्रीज, मींस देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट ये जो कंटिन्यूअस ग्रोथ ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, एक आध 2 साल हुई नहीं चलेगी, 4-5 साल कंटिन्यूअस दिख रहा है कि हाँ 100 से 108 पे आया, 108 से 112, 112 से 115, 115 से 120 हुआ, सो देयर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द नेशनल इनकम, मींस देयर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अबाउट क्वांटिटी, इट इज नॉट अबाउट क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब हाँ पैसा बढ़ रहा है, 10,000 से 12,000 हुआ, 12 से 15 हुआ, 15 से 20,000 हुआ, सो देयर इज अ क्वांटिटी ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो ये कह रहे हैं इन सिंपल वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए नेशनल इनकम सिर्फ बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? तो अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ ग्रोथ इन इनकम, राइट? इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव ग्रोथ। तो ये 5वां कंसेप्ट था अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब उसी के साथ हम बाद में कंपैरिजन भी करेंगे। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देयर इज अ क्वालिटेटिव इंक्रीज इन इकोनॉमी। ग्रोथ में क्या होता है? देयर इज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज, एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? देयर इज अ क्वालिटेटिव इंक्रीज, राइट? समझते पहले पढ़ते हैं। दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट which has a qualitative dimension. Economic development implies economic growth plus progressive change in certain important variable which determine well-being of people, example education and health etc. या education, health, infrastructure ये भी डेवलप हो रहे हैं, तो वी कॉल्ड इट एज डेवलपमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ठीक है पैसा बढ़ रहा है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी? कि व्हेन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस जो हेल्थ के पैरामीटर है वो इंप्रूव हो रहे हैं, एजुकेशन के पैरामीटर इंप्रूव हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर इंप्रूव हो रहे हैं, ओवरऑल वेलबींग जो है, सोसाइटी का वेलबींग जो है वो भी इंप्रूव हो रहा है। मतलब इकोनॉमी बढ़ भी रही है इन मनी टर्म्स बढ़ रही है, इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट उस इंक्रीज के साथ साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर भी सोसाइटी का बढ़ रहा है, जो सेटिस्फैक्शन है सोसाइटी का वो बढ़ रहा है। हेल्थ सेक्टर में देयर इज इंप्रूवमेंट, एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट, यस और नो, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ के साथ साथ ये भी सारी चीजें हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन। उसमें हम पैसे का ग्रोथ नहीं देख रहे, पैसे का ग्रोथ तो चाहिए, साथ ही साथ हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहिए, हेल्थ ऑफ द नेशन या हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए, यस और नो। तो एक पैसे के ग्रोथ के साथ साथ अगर ये सारे सोशल पैरामीटर्स भी बढ़ रहे हैं, देन देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव कहा जाता है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वांटिटेटिव कहा जाता है, कि वो सिर्फ पैसे मेजर कर रहा है कि पैसे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है। बट उन पैसे के साथ साथ जो हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें भी सुधारना आ रही है, एंड पब्लिक या जो जनता है या जो पॉपुलेशन है उनका वेलबींग भी इंक्रीज हो रहा है, देन देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? तो इसी इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस इज बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक एक करके पढ़ते हैं, राइट? तो ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? तो इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये भी याद रखो कि ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका एग्जाम का जरूर क्वेश्चन बनेगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक एक करके इसे पढ़ते हैं, राइट? तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट आर दे सेइंग? इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले समझते हैं, उसके साथ साथ फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझते हैं। तो इन इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ में नेशनल इनकम सिर्फ बढ़ रहा है, इनकम क्वांटिटेटिव बढ़ रहा है, राइट? सो फर्स्ट यहां पर वो क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ इनकम बढ़ रहा है। बट व्हाट अबाउट डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए प्लस देयर इज अ प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव मीन्स चेंजेस हो रहे, पॉजिटिव चेंज हो रहे, प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स दैट डिटरमाइंस वेलबींग ऑफ पीपल, राइट? तो नथिंग बट इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकम बढ़ रहा है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनकम बढ़ रहा है, साथ ही साथ वेलबींग ऑफ पीपल बढ़ रहा है, या उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ रहा है, या देयर आर सर्टेन प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द वेलबींग ऑफ पीपल, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? तो ये पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है। सेकंड पे आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ
is a narrow and quantitative concept. क्या कह रहे थे? Concept is narrow and quantitative. Economic development is a quantitative concept. इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा. Economic growth is about quantity increase in the income, right? But on the other hand, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज नैरो. ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, नथिंग बट इट हैज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी चाहिए प्लस उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इन दी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोशल चीज़ें हैं उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. देन वी कैन से देयर इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो just based on the quantity growth of income, and on the other hand economic development has a broader view जिसमें हम quantity growth in economy तो ले रहे हैं बस साथ साथ हम well being of people भी ले रहे हैं, right? That's why this concept is broader and qualitative concept, right? तो ये दूसरा distinguish between है. चलते हैं तीसरे distinguish between पर. economic growth is possible without economic development. ये very logical है. economic growth के लिए सिर्फ पैसे income बढ़ना चाहिए is economic growth. So economic growth is possible without development. अगर development भी नहीं है, हेल्थ एजुकेशन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है बट इनकम बढ़ रहा है, इज पॉसिबल. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक की ग्रोथ प्लस हेल्थ केयर, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, राइट? या वेलबींग में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. इज इट क्लियर? मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस बाकी के सोशल फैक्टर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. एंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है तो भी चलेगा बट इनकम बढ़ना चाहिए तो इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये तीसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन है. चलते हैं चौथा डिस्टिंग्विश. क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट. यूनिडायमेंशनल मींस उसमें हम सिर्फ एक ही चीज को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, दैट इज only the growth of national income. So it is unidimensional, मतलब एक ही चीज पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. yes or no? So unidimensional मतलब क्या? सिर्फ एक पैरामीटर पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं. वो पैरामीटर क्या है? नेशनल इनकम. अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है मींस देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ. बट ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट. व्हाई इट इज मल्टी डायमेंशनल? क्योंकि उसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ले रहे हैं प्लस साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विसेज या सोशल वेलबींग ऑफ पीपल. तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस बाकी के भी डायमेंशन हम उसमें कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल. यस और नो? इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूनि डायमेंशनल. उसमें हम सिर्फ इकोनॉमिक के या नेशनल इनकम के बढ़ने पर इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब उसमें नेशनल इनकम तो बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज इसमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज मल्टी डायमेंशनल. ये क्लियर है? तो ये चौथा डिस्टिंग्विश बिटवीन था कि यूनि डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल. अब चलते हैं पांचवा. इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सेबल. अब वो क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो. इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सेबल. मतलब क्या कि इट इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाएगी. अगर आप आपके पेरेंट्स का एग्जांपल लोगे तो उन्होंने कहा होगा कि जब मैंने शुरुआत की तो मेरी सैलरी इतनी थी, अब मेरी सैलरी इतनी है, सो दे आर ग्रोइंग. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. यस और नो? तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस, वो ऑटोमेटिकली होगा, इट इज नेचुरल. उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है. यस और नो? जो अगर आप इन एंड अराउंड देखोगे तो जितने भी आपके लोग हैं इन एंड अराउंड उनका इनकम साल दर साल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. सो ऑटोमेटिक है. इट इज ऑटोमेटिक. इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑटोमेटिक बट इट इज रिवर्सेबल ऑल्सो. मतलब कोई एक आध दूसरा साल हो सकता है कि इकोनॉमी अगर ग्रो हो रही है तो पैसे एक साल पिछले साल 5 लाख कमाए थे, इस साल 4 लाख कमाए. सो इट इज रिवर्सेबल ऑल्सो. गेटिंग इट? इट इज स्पॉन्टेनियस का मतलब है आपको अगर इकोनॉमी ग्रो करनी है, नेशनल इनकम इंक्रीज करना है तो देयर हैज नॉट नीड टू बी टेकन स्पेशल एफर्ट्स. वो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. या वो रिवर्स भी हो सकता है. मतलब अगर ग्रोथ है तो क्या हो सकता है? ग्रोथ कम भी हो सकती है, नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है. यस और नो? सो वही वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सेबल. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक. इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ डेलिब्रेट एफर्ट्स उसमें डालने पड़ेंगे. आपको हेल्थ केयर इंप्रूव करना है तो हेल्थ केयर में आपको डेलिब्रेट एफर्ट डालने पड़ेंगे. आपको सोशल सिक्योरिटी बढ़ानी है तो उसमें आपको डेलिब्रेट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक, उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो वही वो कह रहे. पहले पढ़ते हैं अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सेबल बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिब्रेट एंड इररिवर्सिबल. वंस देयर इज अ डेवलपमेंट, एक बार आपके रोड बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर, तो वो इररिवर्सिबल है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज irreversible. On the other hand, economic growth is reversible.
तो ये 5वां डिस्टिंग्विश था। एंड चलते हैं 6th एंड लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम नेशनल इनकम के हिसाब से या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डिसाइड करते हैं। पर कैपिटा इनकम इज व्हाट? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द अर्निंग पॉपुलेशन इज पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल इनकम, राइट? पर कैपिटा की पूरे कंट्री का इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, आपको इंडिविजुअल इनकम मिल जाएगा या पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम नेशनल इनकम के पैरामीटर पे डिसाइड करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या नहीं, उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट? तो ये सारे पैरामीटर्स को हम इंक्लूड करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं, यस और नो? तो जैसे मैंने अभी ऊपर कहा था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज यूनिडायमेंशनल, उसमें हम सिर्फ इनकम फैक्टर को पकड़ रहे हैं, राइट? या टोटल इनकम को पकड़ रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, उसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, साथ ही साथ हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट, सोशल वेलबींग में इंप्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पब्लिक का है या पॉपुलेशन का है वो इंक्रीज होना ही। तो इट इज मल्टी डायमेंशनल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि economic development is measured in terms of agriculture productivity, industrial productivity and quality of life, right? तो ये 6 डिस्टिंग्विश बिटवीन है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपको नोटबुक में एज टुडेज होमवर्क लिख के रखना है, राइट? तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ इकोनॉमिक्स का, राइट? तो आज आपका होमवर्क ये है कि ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है, प्लस इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक है उसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको भी आपको नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन एंड आंसर। सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखने, क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर्स भी लिखने हैं। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स के वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर या सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? चलो तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।